हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल की। इससे पहले हमने दो मॉडल पढ़ लिए हैं, ठीक है भाई। हमने एक पार्टिकल नेचर के बारे में, वेव नेचर के बारे में बात की थी और आगे हमने लेक्चर एंड किया था कि जो लाइट है या जो द्रव्य है आपकी, उनकी द्वैत प्रकृति होती है। उसके लिए दे ब्रोगली का सिद्धांत आएगा, उसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बोर मॉडल की। बोर मॉडल आपका वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट मॉडल है जो अभी तक का है आपके लिए, जितने भी एटॉमिक मॉडल आपने अभी तक पढ़े हैं। बोर ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात बोर ने क्या बोली भाई कि ये जो मॉडल दिया गया था ना, ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए दिया गया है। कहने का मतलब आपका बोर मॉडल उन सभी तत्वों के लिए वैलिड है जिनके वैलेंसी सेल में, या मैं कहूं जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। वैलेंसी सेल नहीं, जिनके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तो पहली बात हम क्या लिखेंगे, यह मॉडल उन सभी तत्वों के लिए है, उन सभी तत्वों के लिए है जिनमें हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखोगे आप, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अगर हीलियम ले लूं तो हीलियम पता है आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन अगर हीलियम के ऊपर प्लस लगा दूं तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना। इसी तरह लिथियम 2+ हो जाएगा। इसी तरीके से आपका बेरिलियम 3+ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब में अगर आप चेक करोगे तो इनके वैलेंसी सेल में कितने, वैलेंसी सेल छोड़ो, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, समझ गए। तो वो सारे तत्व जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उनको हम क्या कहेंगे भाई, उनको हम कहेंगे कि इन सभी के लिए आपका बोर मॉडल अप्लाई हो सकता है। दूसरी बात इसने क्या कही भाई, दूसरी बात इसने कही कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षों में, वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे कोश, कक्ष या कक्षा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ऑर्बिट। एक वर्ड और बोलते हैं, ऑर्बिट, या ऊर्जा स्तर कहते हैं, या ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर रदरफोर्ड ने यह बात नहीं बोली थी। रदरफोर्ड ने तो क्या बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन यहां अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर हमने एक वर्ड ऐड किया है, क्या, निश्चित। यानी सभी प्रकार की ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा, कुछ फिक्स ऑर्बिट ही है जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है भाई, रोटेट करता है, चक्कर लगाता है। समझ गए बात को। अभी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी निश्चित कक्षाएं, उसके लिए भी बोर ने एक पोस्टुलेट दिया। तो बोर का जो अगला पोस्टुलेट है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कोश, कक्ष कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसने इनको डिनोटेड किया भाई KLMN से। किससे डिनोटेड किया, KLMN से। यानी यहां अगर K के लिए मैं देखूं तो N बराबर 1 है, L के लिए 2 है, N का मान 3 है और N का मान कितना है, 4 है। और अगर आगे और बढ़ जाए तो KLMNOP, तो O के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, P के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से मान बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यानी जो ऊर्जा स्तर है उनके मान 1 से लेकर कहां तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। कहां तक होते हैं भाई, अनंत तक होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब किसको माने भाई कि निश्चित वृत्ताकार कक्षा कौन सी है, इसका कैसे पता चले। तो इसके लिए अगली बात बोर्ड ने क्या बोली भाई, अगली बात बोली बोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में घूम सकता है, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में घूम सकता है जिनके कोणीय संवेग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम। जिनके कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। यानी बोर्ड ने ये तीसरी बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट बोली
कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनके कोणीय संवेग का मान किसके गुणज के बराबर आए, h/2π के। गुणज का मतलब क्या है, h/2π या 2h/2π या 4h/2π, ठीक है ना, समझ गए। यानी अगर मैं यहां बोलूं कोणीय संवेग क्या होता है, देखो कोणीय संवेग को भी समझ लो। कोणीय संवेग थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म है, देख लो इसको एक बार। कोणीय संवेग क्या होता है भाई, ये रही आपकी रेडियस, यहां इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको हमने मास से दिखा दिया, और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई भाई, ये हो गई, ठीक है ना, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। तो कोणीय संवेग आपका mvr होता है। कोई आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि कोणीय संवेग क्या होता है, तो मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो आपका होता है mvr, ये किसके बराबर है भाई, ये है आपका h/2π के बराबर, ठीक है। और अगर एक कक्षा हो तो उसके लिए आप 1 लिख दोगे, 2 कक्षा होगी तो उसके लिए 2 लिख दोगे। तो यहां पर कक्षा के लिए अपन क्या लिख देते हैं, मान n, ठीक है। तो nh/2π, इसका मतलब जो n है यहां पर, n यहां पर क्या है भाई, कोश या कक्षा, जिसका मान कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होगा। समझ गए, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। तो पहले इन 3 पॉइंट को लिखो, फिर आगे की कहानी बताता हूं। लिखो भाई, इनको लिख लिया, मिटा दें भाई। चलो देखो अगला, देखो अगला पास्टुलेट क्या है इनके लिए। थोड़ा सा इसको डायग्राम भी बना देता हूं मैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। देखो देखना भाई, तो इस तरीके से हम बीच में न्यूक्लियस ले लेते हैं और इसके चारों ओर हम ऑर्बिट्स बना देते हैं। ये पहली ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये आपकी तीसरी हो गई, और ये आपकी इस तरीके से चौथी हो गई, ठीक है। तो बोर्ड ने क्या बोला भाई, बोर्ड ने आपके लिए ये बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि सब जगह पर बिखरा हुआ है, फिक्स ऑर्बिट है, वहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यहां मिल गया तो फिर बीच में गैप आ गया, इस जगह आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आपका इलेक्ट्रॉन इधर मिल सकता है, इधर मिल सकता है, इधर मिल सकता है। यानी जो सर्टेन ऑर्बिट्स हैं उनमें ही आपका इलेक्ट्रॉन चक्रण करेगा। और इन कक्षाओं को हम n बराबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 हो गया, ये n बराबर 3 हो गया, ये n बराबर 4 हो गया। और इसके लिए उसने क्या नाम दिया था, इसको K शेल, इसको L शेल, इसको M शेल और इसको N शेल। और आगे और आ जाएगी तो n बराबर 5 6 7 8 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हम इसको इस तरीके से, आप बिल्कुल प्रकार लेकर आप अच्छे से इसको वृत्ताकार कक्षा में इसको बना लेना, ठीक है भाई। देखो अगले पास्टुलेट की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर चक्कर कर रहा है नाभिक के, तो आपको पता है यहां पर 2 फोर्स आपके लगेंगे, एक तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, दूसरा आपका कौन सा, अभिकेंद्रीय बल, जिस फोर्ड मॉडल में भी कर चुके हैं, उसने भी ये बात बताई थी। तो वही बात इन्होंने भी बोली थी कि भाई कि यहां पर कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। यहां पर क्या बोला उन्होंने कि जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किसके बराबर होगा, आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के। यानी यहां पर जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है वही किसका काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। और इस तरीके से ये दोनों बल अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय एक दूसरे से संतुलित होंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करेगा, चक्रण करेगा, ठीक है। तो अगर हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की बात करें, ठीक है। और यहां पर आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अभिकेंद्रीय बल बराबर है आपका अपकेंद्रीय बल के, ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है भाई आपका ZE²/r², ठीक है। किसके बराबर होता है, ZE²/r²। एक कांस्टेंट भी होता है जो अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो देखो यहां पर 2 चार्ज है, जैसे Q1 और Q2, तो आपको पता है यहां पर तो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो हम एक जगह इलेक्ट्रॉन रख देते हैं भाई, और एक जगह रख देते हैं हम यहां पर बीच में कौन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं भाई, Z के बराबर। जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। बात आ गई समझ में। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो यहां पर जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पर जो फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, और क्या होता है भाई, ZE²/r², ये वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों चार्ज E तो मिलकर क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इस वैल्यू को कांस्टेंट अपन दे देते हैं K, ठीक है ना। तो कुल मिला के काम में
जो अपन की वैल्यूज आ रही है वो ये आ रही है, तो इसी को मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है, ठीक है। बाकी ये आपको इतना ध्यान रख सकते हो आप, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो अभिकेंद्रीय बल आपका क्या होता है भाई, mv² अपॉन r, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है एक r से क्या कट जाएगा, एक r कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, mv² अपॉन ze² अपॉन r, ये वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला पोस्टुलेट नंबर 5 देखना भाई, इसको देखना। इसमें इन्होंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो कक्षाओं में घूम रहा है, तो प्रत्येक कक्षा की जो त्रिज्या है उसके मान फिक्स हैं। भाई अगर मैं न्यूक्लियस से इसकी रेडियस देखूं, सपोज पहले वाले की देख लूं, अगर इसकी रेडियस देख लूं तो रेडियस इसकी फिक्स होगी, सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार कक्ष है। दूसरी बात, प्रत्येक कक्ष की जो ऊर्जा है उसके मान भी कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ऊर्जा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, उसकी ऊर्जा के मान भी कैसे होंगे, निश्चित होंगे, जब वो एक कक्षा के अंदर घूम रहा है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आपका अपनी कक्षा को छोड़कर जब उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, ये अवशोषण करता है, ठीक है। एनर्जी को गेन करता है और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, उच्च ऊर्जा कक्षक में जाता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का त्याग कर दे तो ये किस में आ जाएगा भाई, निम्न कक्षा में आ जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा कक्षक में जाना है, उच्च ऊर्जा कक्षक में जाना है, तो ये एनर्जी का अवशोषण करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा तो ये एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है भाई, आपको अगर बिल्डिंग में ऊपर जाना है 10वें माले पर, तो आपके पास एनर्जी होगी तभी तो चढ़ पाओगे। बढ़िया से आपने खाना पीना खाया होगा तो पैदल सीढ़ियों से भी चढ़ जाओगे, ठीक है। और आपको कोई 10वें माले से नीचे फेंक दे तो अपने अंदर का सारा मसाला भी निकल जाएगा, समझ गए ना। कहने का मतलब जो एनर्जी थी वो सब कुछ बाहर। तो वही हाल इलेक्ट्रॉन का है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। तो अगली बात इन्होंने यही बोली कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, उच्च ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा निम्न ऊर्जा कक्ष में आने पर, निम्न ऊर्जा कक्ष में आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसकी आवृत्ति और इस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बोर आवृत्ति, बोर फ्रीक्वेंसी, जिसकी बोर फ्रीक्वेंसी को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, डेल ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो डेल ई का मतलब यहां पर क्या है, चेंज इन एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे हम मान लें, एक सेकंड देखो, जैसे हम मान लें ये वाली मान के चलो आपकी E1 एनर्जी लेवल है और ये क्या है आपकी E2 एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अंतिम कौन सी है भाई, E2, प्रारंभिक कौन सी है आपकी E1। तो डेल ई की जगह क्या लिखोगे आप, डेल ई की जगह क्या लिखोगे, E2 माइनस E1 अपॉन बराबर H अपॉन न्यू, एच न्यू। और यहां से अगर मैं आवृत्ति निकालूं, न्यू निकालूं, तो क्या लिख दूंगा भाई, E2 माइनस E1 अपॉन H, ठीक है। और इस न्यू को ही हम क्या बोलते हैं, बोर फ्रीक्वेंसी, बोर आवृत्ति, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहता है वो किस में रहता है, लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है। जब वो निम्न ऊर्जा कक्ष में होगा तब उसका सबसे ज्यादा क्या है, स्थायित्व, आकर्षण भी उसको सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब वो पास हो न्यूक्लियस के, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना भाई, हायर एनर्जी लेवल होगी तो वहां पर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जाहिर सी बात है, आपको उठा के बिल्डिंग के 20वें माले पर खड़ा कर दें तो आप अनस्टेबल हो जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कोई नीचे खींच रहा है आपको, ठीक है। होता है ना, पैर लटका देते हम तो लगता है कि कोई नीचे हमको खींच रहा है। कुल मिला के हमें घबराहट होती है, अनस्टेबल फील करते हैं। लेकिन हम उतार कर अगर जमीन पर आकर खड़े हो जाएं तो जमीन पर आकर खड़े हैं, बिल्कुल स्टेबल है, कहीं कोई घबराहट वाली हमको बात नहीं है। तो वही बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो जाने पर यह कैसा
कैसा फील करता है, अनस्टेबल फील करता है, अस्थायी होता है। तो ये वापस किस में आता है भाई, उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाए, लेकिन वापस ये किस में आना चाहता है, अपने निम्न ऊर्जा कक्ष में आना चाहता है। तो जब जितनी ऊर्जा उसने उच्च ऊर्जा कक्ष में जाने के लिए एब्जॉर्ब की होगी, उतनी ही ऊर्जा को क्या कर देगा, त्याग देगा। कब, जब वो निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा। समझ गए बात को। और उसकी आवृत्ति को हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे, E2 - E1 अपॉन H। H बराबर क्या है यहां पर, प्लांक स्थिरांक। H बराबर क्या है, प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। और अर्ग में अगर हो तो अर्ग में भी बता देता हूं, 6.62 इंटू 10 पावर कितना घटाओगे 7, तो 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड। ठीक है, ये इसकी अर्ग में वैल्यू होगी। लिख लो भाई, इन बात को लिख लो, फिर आगे की बात बताता हूं। लिखो, लिख लिया, चलें। ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूले अपन यहां पर डेराइव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र का परिकलन, जो आपकी बोर रेडियस आएगी उसका परिकलन करेंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है ना। एंड में तो आपको क्या करनी है, वो याद ही रखने है भाई। ठीक है, लेकिन डेराइव करना हम सीखेंगे किस तरीके से हम उसको निकालते हैं। देखो अब एक एक करके, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लेक्चर में हम बोर मॉडल पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे। ठीक है, देखना भाई। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे, बोर कक्ष में या बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग सूत्र का परिकलन। देखो, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, सूत्र का परिकलन। ठीक है, यह हमें डेराइव करना है इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, जिस वेग से वो कक्षा के अंदर क्या कर रहा है भाई, घूम रहा है। तो अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो कोणीय संवेग mvr है वो किसके बराबर है, NH/2π के। तो mvr बराबर है NH/2π के। ठीक है, तो यहां से हम R का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। R का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, NH, ठीक है, अपॉन 2π mv, यही आएगा। और अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि mv² बराबर क्या होता है, Ze² अपॉन R। ये अभी अभी फॉर्मूला लिखा था हमने जब हमने अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल को बराबर किया था। ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू को उठा के यहां पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो इस R की वैल्यू को हमने उठा के कहां रख दिया, इस इक्वेशन में। ठीक है, R की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दिया। तो आप इक्वेशन में रख दो तो क्या लिखोगे, mv² बराबर Ze² अपॉन, ठीक है, R की वैल्यू रखो तो क्या रखोगे, NH, और ये ऊपर चली जाएगी भाई, क्या वैल्यू चली गई ऊपर, 2π mv। ठीक है, या गुणा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2π mv, ये वैल्यू आपकी ऊपर चली गई। ठीक है, तो देखो 1v से ये 1v कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और कुछ कट सकता है नहीं। तो क्या लिखोगे, v बराबर आपका आएगा, क्या आएगा, Ze², और इधर आपका पहले 2π रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2π Ze², याद रखना ये Z है, दो मत कर देना कहीं इसको गलती से, अपॉन NH। ये आपका फॉर्मूला कुछ निकल के आया था। ठीक है, तो यहां पर देखो पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू क्या रखोगे, पाई की वैल्यू रखनी है आपको 3.4 या 22/60। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 3.14 या 22/60। ठीक है, Z की वैल्यू, Z तो आपको मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में आपको चार्ज पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक और याद रख लेना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक 4.8 गुणा 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछ ले तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 4.8 गुणा 10⁻⁻10। ठीक है, और क्या दे रखा है, और क्या है भाई, n तो आपको मिलेगा जो कक्षा के लिए वो पूछेगा। h प्लांक स्थिरांक, तो प्लांक स्थिरांक का फॉर्मूला आप मान आपको पता है, 6.62 गुणा 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं। इनकी वैल्यूज को जब आप इसमें डालकर जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा, मैं उसको डायरेक्ट आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, कितना आता है, 2.18 गुणा 10⁸ गुणा Z/n सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ये आपका फॉर्मूला आता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए। किसके लिए फॉर्मूला आता है भाई, इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए। याद रहे, देखो ऊपर जो आपका कांस्टेंट नहीं है वो कौन है, केवल और केवल आपका Z है। केवल और केवल कौन है, आपका Z है। और कौन है भाई आपका नीचे है N, नीचे कौन है N, क्योंकि ये तो बदलेंगे
है ना, ये तो कांस्टेंट नहीं है। z की वैल्यू अलग अलग एटम के लिए बदलेगी और n जो कक्ष के लिए पूछ रहा है उसके लिए बदलेगा, ठीक है। h कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मान निश्चित है, पाई का मान निश्चित है, तो ये वैल्यूज कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है वैल्यू उसको हमने यहां लिख दिया, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां h कर दो और यहां गुणा में कर दो आप क्या, z अपॉन n। तो जब यहां से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स के बराबर आएगी। और क्या आ जाएगा, z अपॉन n। यानी इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं क्या कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z अपॉन n के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, समझ रहे हो ना। तो देखो इस फॉर्मूले से हम क्या कह सकते हैं कि जब z का मान स्थिर हो, दो कंडीशन हो सकती है इसके लिए, कि जब z का मान स्थिर हो, z का मान स्थिर हो, दैट मींस क्या है, v आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, और n बराबर क्या है, कोश की संख्या। तो आप कह सकते हो कि अगर कोश की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। कह सकते हैं ना कि अगर कोश की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। तो आप कह सकते हो कि जब z का मान स्थिर हो तो कोश की संख्या बढ़ने पर, कोश की संख्या बढ़ने पर, कोश की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग डिक्रीज होता है। दूसरी बात हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जब n का मान स्थिर हो, जब n यानी कोश की संख्या स्थिर हो, n का मान स्थिर हो, जब कोश की संख्या स्थिर है, ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, z के। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा z के। दैट मींस क्या है कि अगर आपका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, z किसको बताता है, z किसको बताता है भाई, एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। तो जब आपका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी कैसा होगा, बढ़ेगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, जब n का मान स्थिर हो तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। कह सकते हैं भाई ये दो बातें, ठीक है। तो आपके कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से है ना, ये जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करने में हेल्प करती हैं ये सारी बातें, ठीक है। तो इनको लिख लो भाई, आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इनके ऊपर बेस्ड, ठीक है। लिखो इन सारी बातों को। चलें आगे, मिटा दूं भाई, मिटा दूं, देखना, देखो वीडियो को रोककर पॉज करके आप आराम से इन चीजों को लिख लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना, अगला फॉर्मूला हम निकालते हैं त्रिज्या के लिए, ठीक है। देखो अगला देखना भाई, बोर कक्ष की त्रिज्या का परिकलन, बोर कक्ष की त्रिज्या का परिकलन, ठीक है। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, r से, तो बीच में r लिख दो, त्रिज्या r का परिकलन, ठीक है। अब रेडियस के लिए फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो देखो अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v बराबर था आपका 2 पाई z स्क्वायर अपॉन NH। ये आपने अभी अभी फॉर्मूला निकाला था, ठीक है ना, अभी अभी कुछ देर पहले हमने निकाला था। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें रख देते हैं भाई, किसके अंदर, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई के अंदर रख देते हैं। तो v का मान यहां से उठा के इसमें रख देते हैं। तो क्या मान रखोगे, देखो m इंटू क्या रखोगे, 2 पाई ze स्क्वायर अपॉन NH, ठीक है। फिर क्या रख दोगे, r बराबर किसके है, NH अपॉन 2 पाई के, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको वहां भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर गया तो n का स्क्वायर हो जाएगा, h का गुणा h से होकर h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में, देखो बटे में आपका यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई का 2 पाई से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 पाई स्क्वायर, और क्या है भाई, m नीचे आ जाएगा, ठीक है, m नीचे आ गया, और क्या है यहाँ पर, क्या बचा, z स्क्वायर बचा, और कुछ है क्या, बस यही है आपके पास, यही बचा है ना, हाँ भाई यही बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अलग लिख दो। तो कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है भाई, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h स्क्वायर, ठीक है, बटे में 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये भी कांस्टेंट है। Z बदलेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। तो यहां पर बचा क्या आपका n² बचा और आपका नीचे Z बचा। एक तो ये नहीं, ये बदलेगा और कौन बदलेगा, Z बदलेगा। तो जो बदलने वाली चीज है उनको अलग रख दिया, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको अलग रख दिया। और जब इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग आप करोगे, मान मैंने आपको बता दिए, करके देख लेना, वही वैल्यू आएगी जो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगा। तो इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है भाई, बता रखा है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को लिख देते हैं गुणा n²/z और वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम में। और ये आपका क्या आ चुका है, बोर त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ, यहां से भी दो कंडीशन क्या आपकी निकल सकती हैं। आप कह सकते हो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n² के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Z के। कह सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये तो कांस्टेंट है, तो n²/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। तो यहां से हम पहली बात ये कह सकते हैं क्या, कि जब Z स्थिर हो, Z स्थिर हो यानी Z का मान फिक्स हो, तो हम कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, n² के। तो जब Z स्थिर हो तब R समानुपाती है n² के, अर्थात कोश की संख्या बढ़ने पर, n किसको बताता है, कोश की संख्या को, तो कोश की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। अर्थात कोश की संख्या बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है भाई, सीधी सीधी बात है। अभी हमने देखा था ये कोश रहे आपके, और जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे ये डिस्टेंस बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी ना भाई। पहले कोश के लिए ये रही त्रिज्या, दूसरे के लिए ये रही, तीसरे के लिए ये रही, चौथे के लिए ये रही। तो जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। दूसरी बात हमने क्या करी, हमने यहां से कि अगर मैं कह दूं कि n का मान स्थिर है, अब ऊपर वाली वैल्यू स्थिर है, तो किसके बराबर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, 1/z के। तो हम दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे, जब n का मान स्थिर हो तब हम क्या कहेंगे, R आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Z के। सॉरी, नीचे क्या है, Z। R आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Z के। इसका मतलब क्या है कि अगर Z का मान बढ़ेगा, Z क्या है, परमाणु क्रमांक, अर्थात परमाणु क्रमांक Z बढ़ने पर त्रिज्या का मान घटेगा। त्रिज्या का मान कैसा हो जाएगा भाई, घटेगा, डिक्रीज होगा। समझ गए भाई, बात समझ गए दोनों को। लिखो, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी देख लो, साथ ही साथ देख लो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए बोर त्रिज्या का सूत्र, बोर त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया। तो प्रथम कक्षा बोला है इसने, प्रथम कक्षा का मतलब n बराबर कितना हो चुका है भैया आपके लिए, 1। प्रथम कक्षा का मतलब यही है। फॉर्मूला हमें पता है, R बराबर क्या होता है, 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। n का मान कितना दे रखा है, 1, और आपको दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 1। तो कहने का मतलब Z भी आपके लिए कितना है, 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, दोनों का भाग दोगे क्या आएगा, 1। यानी R1 जो प्रथम कक्षा के लिए जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु के लिए द्वितीय कक्षा की बात करूं, किसकी, द्वितीय कक्षा की, तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 भाई। नीचे Z तो आपका एक ही रहेगा हाइड्रोजन के लिए, n का मान कितना आएगा, 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं द्वितीय बोर कक्षा की बात करूं तो 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ जाएगी ना। और अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा के लिए बात करूं तो आपको पता है नीचे तो एक ही रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा के लिए बात करें तो वैल्यूज कितनी आएगी आपकी, 3 तिया हो गई 9 एंगस्ट्रॉम। गुणा कर दोगे किसका, 9 का। अब इसी तरीके से अगर चौथी कक्षा के लिए बोले तो 4 चौको 16, गुणा किससे हो जाएगा भाई, 16 से। समझ गए भाई, आंसर समझ गए किस तरीके से निकालना है। लिख लो सारी बातों को, लिख लो भाई इनको एक बार। समझ गए त्रिज्या को,
ठीक है, तो इस तरीके के बड़े आसान से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बातें अगर आपको पता है, फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं, तो आप काम कर सकते हो भाई। एट द एंड में आपको ये जो मैं ब्रैकेट में फॉर्मूले लिख रहा हूं ना, ये आपको कंठस्थ बिल्कुल याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अब आप दोबारा से इनको डेराइव करने थोड़ी बैठोगे, ठीक है, आपको याद ही होने चाहिए भाई। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, बातें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना भाई। चलो आगे चलते हैं, मिटा दें भाई इसको। एक वैल्यू आपकी और बची है, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो सूत्र है उसको और डेराइव करेंगे, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला भी देख लेते हैं भाई। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको भी मिटा देते हैं, वापस लिख लेंगे। चलो अगला एनर्जी का फॉर्मूला भी देखो। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सूत्र का परिकलन। देखना भाई, समझना इसको भी। देखो कर क्या रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। कुछ इस तरीके की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है। यहां पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जो कुल ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर, ठीक है। जो कुल ऊर्जा है, जो टोटल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। अब यहां से जो स्थितिज ऊर्जा है वो कहां है भाई? दो चार्ज के बीच में, ठीक है। तो वही बात, दो चार्ज है यहां पर, एक को हम नाम दे देते हैं Q1, दूसरे को नाम दे देते हैं Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। यहां पर एक जगह आपको पता है कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन के चार्ज को प्लस E से दिखा देंगे, कुल प्रोटॉन को किससे दिखा देंगे? Z से, तो क्या हो जाएगा? प्लस ZE। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस से दिखाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में जो चार्ज है वो आपका इंक्लूड होता है। तो प्लस माइनस को जब अपन गुणा करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा? आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां से जो स्थितिज ऊर्जा निकलती है वो क्या निकलती है? माइनस ZE² अपॉन R। तो जो पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? माइनस ZE² अपॉन R के, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं अब E बराबर आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस किसके? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस ZE² अपॉन R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। प्लस काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है भाई? हाफ mv², यही है, हाफ mv²। तो यहां से आपको अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि mv² बराबर क्या होता है, पहले ही हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, ये ZE² अपॉन R, ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, ठीक है भाई। तो यहां से mv² की जगह ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ZE² अपॉन R प्लस हाफ ZE² अपॉन R। अब देखो, एक माइनस के में से अगर आधा चला जाए, ये माइनस का पूरा एक है, इसमें से प्लस का आधा चला जाए तो माइनस का आधा रह जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां से क्या बचेगा? माइनस हाफ ZE² अपॉन R, यही बचेगा। किसके लिए? एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए। और R का फॉर्मूला कुछ अभी हमने इस तरीके से निकाला था, n² h² 4π² m ZE², ये अभी अभी हमने निकाला था भाई, ठीक है। इस R की वैल्यू को उठा के हम यहां रख देते हैं, रख दें भाई, चलो रख दो इसको। तो क्या रखोगे? माइनस 1/2 ZE², ऊपर तो ZE², और नीचे R का फॉर्मूला रखो, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा? n² h², नीचे इसको रखोगे तो ऊपर ये चली जाएगी भाई, नीचे R की वैल्यू रखोगे तो जो बटे में वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4π² m ZE², यही आ जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो 2 से आपका 4 कटेगा, कितनी बार? 2 बार कटेगा। तो फाइनल अगर मैं इसका कुछ फॉर्मूला लिखूं, Z से गुणा होके क्या हो जाएगा? Z² हो जाएगा। और e की पावर 2 मिलके क्या हो जाएंगे? e की पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला यहां से आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? काट दो इसको, 2π², Z का Z पहले m लिख दो,
पाई स्क्वायर m, फिर z का z से गुणा करेंगे z स्क्वायर, e स्क्वायर का e स्क्वायर से गुणा करेंगे e4, और z का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या है भाई n स्क्वायर और z स्क्वायर। अब यहां से हम कह सकते हैं कि भाई ये वैल्यूज तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहां से क्या बचा है, इसको अलग ही लिख देता हूं चलो मैं, ठीक है, ये सही रहेगा। यहां z स्क्वायर और नीचे क्या आया था, नीचे क्या आया था n स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, चार्ज फिक्स है, प्लांक नियतांक है, ये भी कांस्टेंट है। अलग कौन कौन सी हो सकती है भाई, z अलग हो सकता है आपका, और कोष की संख्या बदल सकती है, ठीक है। और जब इसका जोड़ बाकी गुणा भाग किया तो इसकी वैल्यूज क्या निकल के आई वो मैं आपके लिए इधर लिखता हूं, ठीक है ना भाई, क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना वो आपको अलग अलग यूनिट में पूछा जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन आपको मिलते हैं उनकी जो मान होते हैं वो अलग अलग यूनिट में होते हैं। कोई आपको मान के चलो जूल में फॉर्मूला दे दे, कोई आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में दे दे, किलो जूल में दे दे, ठीक है, अर्ग में दे दे, अलग अलग तरीके के फॉर्मूले होते हैं। तो यहां से कैलकुलेट अगर हमने जूल में किया तो जूल में हमारे लिए वैल्यू क्या निकल के आई, -2.18। याद रहे चार्ज यहां पर कौन सा है, माइनस है, तो माइनस चार्ज हर एक फॉर्मूले में लगेगा एनर्जी के लिए, ठीक है, माइनस चार्ज लगेगा। तो -2.18 गुणा 10 की पावर -18, बचा क्या, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो यहां पे यही लिखोगे इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आई, जूल पर एटम में। ये वैल्यू किस में निकल के आई, जूल पर एटम में। और अगर इसी वैल्यू को हमने अर्ग में चेंज करना चाहा तो अर्ग में क्या लिखेंगे, E इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻11 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अर्ग अपॉन एटम, ठीक है। अर्ग में वैल्यू हो गई है, क्योंकि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। मैं इसको इनकी वैल्यू भी आपके लिए लिख दूंगा, एक बार फॉर्मूले लिख दूं फिर इनकी वैल्यू लिख दूंगा। अब अगर इसी वैल्यूज को हमने इलेक्ट्रोवोल्ट में कैलकुलेट करना चाहा तो वैल्यू कितनी आई, -13.6 गुणा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। और इसी वैल्यू को आप और भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसमें करना चाहोगे भाई, आप किलो जूल में भी कर सकते हो, किलो जूल पर मोल में भी कर सकते हो, किलो कैलोरी पर एटम में भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपका मन है उस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। देख लो, चलो उनकी भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो -1312, ठीक है, 1312। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहते हो तो 0.36 भी लिख सकते हो, बाकी कैलकुलेशन करो, जब 1312 से कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये किसमें था, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया किलो जूल में। अब आपको अगर किलो कैलोरी में फॉर्मूला लेना है तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, -313.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये किलो कैलोरी में आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे किया, उस कन्वर्जन के लिए मैं आपको सारी वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। तो पहले आप है ना इस वैल्यू को लिख लो, ठीक है, फिर कन्वर्जन की वैल्यू मैं आपके लिए लिख दूंगा। पहले लिखो इन सारी वैल्यूज को, लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई, रोक के, ठीक है ना। चलो, क्योंकि यहां अगर हम रुके रहेंगे तो वीडियो और भी लंबी बनती जाएगी, ठीक है। वीडियो को रोक लिया करो आप। नेक्स्ट देखो, अब ये कन्वर्जन जो हमने किए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब जूल को आपको चेंज करना हो ना तो 0.239 ये होता है कैलोरी के बराबर, ठीक है। और अगर इसी तरह कैलोरी को चेंज करना हो तो 4.184 किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रोवोल्ट को चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है, ये होता है आपका जूल के बराबर, ठीक है। और अगर इसी तरह जूल को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, जूल आपका बराबर हो जाएगा 6.24 गुणा 10 की पावर प्लस के 18 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। जैसे यहां पर आप जूल से कहां पर गए, अर्ग में गए, तो चलो इसकी भी लिखा देता हूं। जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो देखो -18 था, प्लस के साथ करोगे जब कितने बच जाएंगे, -11। तो जैसे ही आप अर्ग में वैल्यू आई आपकी क्या आ गया, -11 आ गया, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आप लिख सकते हो। इसी तरह चेंज कर सकते हो, अगर मैं अर्ग को चेंज करूं तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा भाई, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -7 जूल, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद में रखनी है। और कोई बाकी है, इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया, जूल हो गया, किलो जूल आपको पता ही है, जूल बराबर क्या हो जाएगा, आप किलो जूल में 1000 जूल होंगे, ठीक है ना। पर मोल है तो मोल बराबर आपको पता है क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना।
निकाल लोगे। और किलो कैलोरी, कैलोरी मैंने बता ही दिया भाई, कैलोरी का कन्वर्जन, ठीक है। किलो कैलोरी में कितनी होंगी, 1000 कैलोरी होंगी। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हो भाई, इन कन्वर्जन को भी लिख लो, बड़े काम की चीज है ये, लिख लो भाई। अब देखो यहां से आप एक बात कह सकते हो क्या, कि जो E जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z माइनस जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। तो यहां से हम कह सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यानी अगर कोश की वैल्यू समान है, कोश की वैल्यू समान है, तो Z बढ़ने पर E का मान घटेगा, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसकी उपकोष जो कोश है उसकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर उपकोष आ रहा है तो उपकोष भी सेम वैल्यू के लिए आपका कम हो जाएगा। उपकोष अलग होता है, कोश अलग होता है, ध्यान रखना। कोश तो आप किससे बताते हो, 1 2 3 4 आपकी जो ऊर्जा स्तर है। उपकोष आपके होते हैं एसपीडीएफ, ठीक है ना, चाहे वो 2s हो, 2p हो, 3p हो, किसी की भी बात करें, इनको हम क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। आगे की क्लास में बताने वाला हूं इन सारी चीजों को भी। अभी इतना सा समझ लो कि अगर आपका n का मान फिक्स है तो आपका परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आपकी ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर ऊर्जा आपकी कम होगी, क्योंकि साइन कैसा लगा है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है भाई, घटेगी, ठीक है, समझ गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि लिथियम आपका है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, इसके 2s कक्षक की ऊर्जा, और मैं आपसे कहूं कि आपके पास है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, और इसके 2s उपकोष की ऊर्जा बताओ, इसके 2s की उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी या इसके 2s उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि इसमें परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 3, इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, 11। n का मान दोनों के लिए फिक्स है, n का मान दोनों के लिए कितना है, 2 2, तो n तो फिक्स हो गया आपके लिए। अब जिसके लिए परमाणु क्रमांक ज्यादा, उसके लिए ऊर्जा की वैल्यू कैसी होगी, कम, क्योंकि साइन कैसा है, माइनस। तो मुझे बताओ परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा, Na का। तो Na के जो 2s की ऊर्जा है वो कैसी होगी, कम होगी। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कम है तो इसके 2s उपकोष की ऊर्जा कैसी होगी भाई, ज्यादा होगी, ठीक है। यानी तो इसकी तो ऊर्जा आप लिख सकते हो, इसकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो कैसी है, ज्यादा है, और इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो ऊर्जा है वो कैसी है भाई, आपकी कम है, ठीक है। तो ये सारी बातें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज आपने कंप्लीट किया है। बोर का एटॉमिक मॉडल, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी लिमिटेशन भी बताऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।